नमस्कार। कल मैंने आपको बताया था कि हम धीरे धीरे क्रूज़ पर बैठ के और एक महाद्वीप में, उसका नाम भूल रहा हूँ, बहुत कई तरह के नाम थे। जैसा मैंने आपको बताया था, सिरोस, सिफिनोस, नेक्सोस, एमरगोस, इस तरह के नाम थे। लेकिन वहाँ सभी जो द्वीप हैं ग्रीस के मेनलैंड के पास, वो सभी बहुत ही आधुनिक हैं, बहुत अच्छी तरह से डेवलप किए हुए हैं। उनकी अपनी नगर पालिकाएँ हैं, उनकी उसमें तमाम होटल, और देखने से ये पता लगा कि शायद वो केवल पर्यटन व्यवसाय से ही पूरी इकोनॉमी उन पर उनकी चलती है। अच्छे मकान, बहुत अच्छे अच्छे होटल, और सारा जो क्रूज़ जितना जा रहा था वो किसी न किसी द्वीप के लिए ही ग्रीस से बुक किया गया था। वहाँ हम लोग पहुँच गए। काफ़ी लंबा रास्ता था। मैंने आपको बताया कि जब पूरा समंदर ही समंदर दिखाई दे रहा था, और रात में तो ऐसा लग रहा था कि अगर कुछ हो गया, पता नहीं, हम लोगों की कुछ आदत सी है कि जो बैड एक्सट्रीम होता है, जो सबसे बुरा एंड होता है, जो सबसे ख़राब बात होती है किसी जर्नी के बारे में, किसी सोच के बारे में, उस पे पहले दिमाग जाता है कि कल को कुछ हुआ तो क्या होगा। और ये कम ख्याल आता है उस समय कि अरे बहुत से लोग हैं इसमें, कोई अकेले हमारा ही नहीं होगा, जो होना होगा सबका होगा। हम लोग वहाँ पहुँच गए। जो होटल पहले से हम लोगों का बुक था, वहाँ पहुँच गए और स्थापित हो गए अपने अपने कमरों में। और उस शाम को नहीं हिम्मत पड़ी कि कुछ बनाया जाए। वहाँ होटल के कमरों में आपको चाय की जो केटल होती है उसके सिवा और कुछ हॉट प्लेट या इस तरह की कोई बात नहीं थी कि हम वहाँ कुछ अपना खाने का सामान बना सकें। हालांकि थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ कच्चा राशन ले गए थे बनाने के लिए। हम थे महाराष्ट्रियन, हमारे जो मित्र थे वहाँ वो थे, और एक मध्य प्रदेश के अधिकारी थे। वहाँ से हम लोग बाहर निकले। जब हम लोग टैक्सी से होटल की तरफ जा रहे तो देखा बहुत ही सजी धजी सी मार्केट, खूब चौड़ी चौड़ी रोड्स, और बहुत ही करीने से लगी हुई स्ट्रीट लाइट्स, बहुत काफ़ी भीड़ भाड़। लेकिन वहाँ एक तरह के लोग नहीं थे, विदेशी लोग थे, अलग अलग देशों के लग रहे थे, अलग अलग पहनावे के लग रहे थे। वहाँ जाके कुछ फल इत्यादि खरीदा गया, और ब्रेड अच्छी सी वहाँ एक मिल गई। वहाँ ब्रेड ले आए हम लोग, बटर ले आए, और उस रात ब्रेड अपनी और बटर लगा के, और चाय एक के बजाय 2-3 कप चाय पी के उसके बाद हम लोग सो गए। रात भी काफ़ी हो चुकी थी, और फिर ये सुबह सुबह चाय के लिए उसने, नाश्ते के लिए उसने जगाया। हम लोगों ने पूछा, भाई यहाँ जाने के लिए क्या साधन है? उनका सब, आप आराम से पैदल जाइए, आपको बहुत चलने में दिक्कत हो रही है तो यहाँ पर ऑटो रिक्शा जो मिलते हैं वो कर लीजिए। लेकिन पूरी द्वीप की लंबाई 8-10 किलोमीटर और चौड़ाई 4-5 किलोमीटर से ज़्यादा, या 7-8 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं थी। उसने ये भी बताया कि आपके होटल का जो सामने की तरफ से आप घुसे हैं, पीछे की तरफ से एक रास्ता है जो सीधे सी शोर पर, यानी समुद्र के किनारे पर रहता है, और 10 से 11 बजे के बीच में सभी लोग यहाँ आ जाएंगे। जो लाइन से वहाँ होटल बने हुए थे, कम से कम होंगे 50 होटल, सारे लोग निकलेंगे और फिर वहाँ पर धूप सेंकते हैं, टैनिंग जिसको कहते हैं, स्किन टोन करने के लिए वहाँ पर विदेशी लोग आते हैं, वहाँ आराम करते हैं। और कुछ लोग उसमें से जो यंगस्टर्स हैं वो स्विमिंग के लिए उतर जाते हैं समुद्र में। हमने अपना सवाल पूछा, ये टाइड और उसका आगे कोई भाई लहरों वाला तो कोई चक्कर नहीं है? उसने कहा, नहीं साहब, आज की तारीख में ऐसा कुछ नहीं है, अगले 3-4 दिन तक भी कुछ नहीं है। वो लोग ज़्यादातर मौसम की जो मेटेरोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन होती है उस पर बहुत निर्भर करते थे। फ़ौरन उसने देख के बताया कि नहीं साहब, कुछ नहीं है, बहुत ही नॉर्मल रहेगा, और फुल सन रहेगा, कोई क्लाउडी वेदर नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। हम लोग भी अपना नाश्ता पानी करके, जो भी, चूँकि सुबह का नाश्ता कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वहाँ हनी यानी शहद का बड़ा प्रचलन था। एक पूरा, जहाँ पर उन्होंने फ्रूट्स और ये सब चीज़ें लगा रखी थी, वहाँ शहद का एक रॉ शहद, मतलब छत्ते, और छत्ते से निकलता हुआ शहद वहाँ पर लगा के रखा था। आप उसमें जो
छत्ते से छन छन के शहद नीचे आती है, बड़े से बर्तन में इकट्ठा होती है। वही बर्तन जो बूफे सिस्टम में लगाया जाता है, उसी तरह के डोंगा कहते हैं हम लोग, उसी डोंगे में वो छन छन के शहद आती है और आप उसको निकाल सकते हैं। तो शहद लगा के और ब्रेड, ब्लैक ब्रेड भी वहाँ उपलब्ध थी और खूब छक के नाश्ता किया गया और वहाँ से हम लोग चले। वहाँ जाने पे पता लगा कि हम लोग अपना नॉर्मल पैंट, शर्ट, जूते और स्वेटर, एक जैकेट ये पहन के गए थे। थोड़ा सी शोर में हल्का सा ठंडा हम लोगों को लग रहा था। तो वहाँ जाके देखा तो वहाँ ज़्यादातर लोग यानी 90% लोग अपने कैजुअल यूनिफॉर्म में थे और ज़्यादातर लोग वहाँ स्विमिंग कस्ट्यूम्स में थे। हालांकि जिस समय हम लोग बाहर निकले तो उस समय बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे और होटलों के सामने वो छोटे छोटे काउंटर्स बने हुए थे जो आपको धूप से बचने के लिए जो छतरी होती है वो छतरी किराए पर देते थे, कुर्सियाँ किराए पर देते थे और फोल्डिंग पलंग जैसी पलंग होती थी वो किराए पे देते थे। होटल के सामने जो होटल वाले का अपना इस्टेब्लिशमेंट था वो फ्री में उपलब्ध करा रहा था। कुछ वो जो आप तस्वीरों में देखते हैं कि एक पट्टीदार बड़ा सा चौड़ा सा पट्टा एक लेटने के लिए इस तरह से स्लांट ढाल वाला, लोग उसमें शांत होकर पड़े रहते हैं। हम लोगों को भी ऐसा लगा कि हमें किराए पर कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, होटल के सामने जो हमारा होटल वाले ने जो उपलब्ध कराया है उसी में हम धूप अच्छी भी लग रही थी, उस समय थोड़ा ठंडक का मौसम था। पहले ये हुआ कि जितना भी किनारा है ये देखा जाए कि कितनी दूर तक ये द्वीप है और कहाँ तक समंदर दिखाई दे रहा है और किनारे किनारे चलने से ये अंदाज़ लग जाता तो कितनी सड़कें वहाँ आती हैं और उनमें क्या क्या है आगे, ताकि दिन भर का वहाँ कार्यक्रम था कि हम लोग उसको अच्छी तरह से विचारण कर सकें, देख सकें। हमारे कुछ जो और मित्र थे भारतीय थे, एक अमेरिकन मैंने बताया था मेरे साथ था और एक और जॉर्डेनियन नेशनल था। ये दोनों तो अपना 10 मिनट में हम लोग जब तक वो सीशोर का विज़िट करते ये आखेट पर निकल गए अपना, वहाँ जहाँ कहीं इनको देखना था, जहाँ जिस चक्कर में रहे होंगे वहाँ ये चले गए और फिर बहुत देर तक, करीब 3 बजे तक ये लोग वापस नहीं आए थे। हम लोगों ने देखा बहुत दूर तक वो नहीं था, वो 50, 60, 70 होटल की चेन है वहाँ पर। धीरे धीरे करके 12 बजे के आसपास वो पूरा समुद्र का किनारा बिल्कुल भर गया और जो भी आता था वो बिल्कुल जैसे लिथार्जिक होता हुआ और उसने वही अपने कम कपड़े पहने और कोई चित लेटा, कोई पट लेटा और बस लेटा ही रहा, कोई हरकत नहीं की और घंटों घंटों लोग वहाँ लेटते हुए दिखाई दिए। छोटे जो बच्चे थे वो ज़रूर कभी पानी में कभी पानी से बाहर वो खेलते कूदते दिखाई दिए, लेकिन ज़्यादातर लोग जो बड़े उम्र दराज थे या जो 25-30 के आसपास थे वो सभी लोग उसी रेत पर आराम करते हुए, कोई बिना रेत के जो वहाँ लेटने के लिए सामान मिलता है, जो बेड मिलती है उस पर लेटे रहे। महिलाओं की संख्या उसमें बहुत ज़्यादा थी पुरुषों की अपेक्षा। जो ट्रूप्स बाहर के थे यूरोप के अलग अलग देशों में, उनमें ज़्यादातर लड़कियां और महिलाएं थीं। वहाँ पहली बार ये समझ में आया कि दरअसल ये सैलानी जो हम लोग टीवी में देखते हैं, जो हम लोग कभी कभी सीरियल्स में देखते हैं, विदेशी भूमि पे जो शूट किए गई फिल्में या सीरियल्स हैं उसमें देखते हैं, वो दरअसल धूप सेंकने के लिए अपनी जो बर्फ़ में रहते रहते, कमरे में कैद रहते रहते जो सफ़ेद हो जाती है पूरी स्किन, उस स्किन को स्किन कलर में उसको स्किन टोनिंग के लिए वो लोग निकलते हैं और 1 महीने के आसपास वो इस तरह के द्वीप समूहों में रहते हैं और जब उनकी स्किन का कलर डार्क हो जाता है तो वो वापस चले जाते हैं। वहाँ थोड़ी देर में ये भी देखा कि धीरे धीरे पहले थोड़े कम कपड़े, फिर कम कपड़े और फिर कोई बिल्कुल बिना कपड़ों के वहाँ पर लेटे हुए नज़र आए। बिल्कुल भरी भीड़ में कोई ऐसा नहीं था कि वहाँ कोई किसी की तरफ देख रहा हो या किसी को कोई शर्म लिहाज वाली बात नहीं थी, लेकिन हम लोगों के लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि कोई कैसे इतनी भीड़ के बीच में बिना कपड़ों के लेटा हुआ है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। खैर ये कौतूहल का विषय था। हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग अब नहा लेते हैं, भीतर चलते हैं, क्योंकि भीतर की तरफ
बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, बच्चे बच्चे ही थे। और नहा के फिर वापस आते हैं और फिर धीरे धीरे 2 बजने का समय हो रहा था, भूख भी लग रही थी कि वापस चल के आज कुछ बनाते हैं और खाते हैं। लेकिन वहाँ सी शोर पे टहलते थोड़ी देर के बाद फिर वो पूरी मार्केट सी सज गई, फ्रूट्स वहाँ मिलने लगे, आपको तैरने के लिए जो रंग बिरंगे ट्यूब जैसे होते हैं वो वहाँ मिलने लगे, और तमाम जो लोकल फूड आइटम्स हैं वो वहाँ मिलने लगे। थोड़ा बहुत हम लोगों ने, केले बहुत अच्छे और सेब बहुत अच्छे मिल रहे थे वहाँ पर, उसका हम लोगों ने सेवन किया। वहीं पर हम लोगों ने कीवी के बारे में देखा। कीवी वैसे लखनऊ में धीरे धीरे आना शुरू हुई थी, नया फ्रूट था। बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 2007-8 की है। 2005 में पहली बार मैंने कीवी के बारे में जाना था लखनऊ में, लेकिन वहाँ बहुत बहुतायत में कीवी उपलब्ध थी और कई तरह की रंग बिरंगी कीवी। अब तो आजकल अगर आप कहीं शादी में जाएं तो फ्रूट के स्टॉल में कीवी जो रंग बिरंगी वाली होती हैं या उससे मिला जुला जो फ्रूट होता है वो बड़ी संख्या में उपलब्ध है। पहले ऐसा नहीं था। खैर वहाँ कीवी का आनंद लिया गया और छोटे मोटे लोकल जो फ्रूट्स थे उनका आनंद लिया गया। और बिस्किट्स, वहाँ पर बेकरी का उद्योग बहुत अच्छा था, कुछ बिस्किट्स हम लोगों ने वहाँ पे खाए। और ऐसे घूमते टहलते इस सभ्यता में दुकानदारों से बैठ के थोड़ी देर हम लोगों ने गुफ्तगू की कि ये कितने दिन सीज़न चलता है और आपकी इकोनॉमी इसके अलावा और क्या है आपका यहाँ। न कोई खेत है, न कोई इंडस्ट्री बहुत बड़ी सी यहाँ कोई दिखाई दे रही है, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो ये भीड़ किसकी है? ये सारे सैलानी हैं कि आप लोगों की कितनी जनसंख्या है? तो उसने ये बताया कि जो भी कैलकुलेट करके बताया कि उसकी जनसंख्या बामुश्किल तमाम 10,000 के आसपास होगी, इससे ज़्यादा नहीं है। और जब बहुत बर्फ़ हो जाती है और यहाँ आने का मौसम ख़त्म हो जाता है तो ये बिल्कुल पूरा का पूरा द्वीप खाली हो जाता है, दुकानें बंद हो जाती हैं। जो लोकल लोग रहते हैं उनके इस्तेमाल के लिए या उनके प्रयोग में आने वाली जो खाने पीने की दुकानें हैं, कपड़ों की दुकानें हैं और यही छोटी मोटी दुकानें खुली होती हैं। बाकी पूरा द्वीप समूह वीरान हो जाता है, वहाँ कोई नहीं रहता। दूसरा और कोई जरिया मास वहाँ के लोगों के पास नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ यही पर्यटन उद्योग से उनकी पूरी की पूरी इकॉनमी चलती थी। हम लोग वहाँ से गए, वहाँ का जो सबसे बड़ा चर्च था, एक द्वीप से जहाँ हम लोग रुके हुए थे वहाँ से बिल्कुल एंड में वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत पुराना, ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराना, कम से कम 100 साल पुराना वो चर्च था। छोटी मोटी दुकानें वहाँ पे लगी हुई थी और जो आस्था रखने वाले लोग थे वो भीतर बाहर अपना वहाँ हो रहे थे। ये भी बताया गया कि साहब, हमने ये पूछा भाई आपका यहाँ जो धर्म था, जो राष्ट्रीय धर्म है आपका, या आप किस धर्म के फॉलोअर्स हैं? तो उन्होंने कहा साहब हम लोग ऑर्थोडॉक्स चर्च वाले हैं, यहाँ पर सारे लोग यही हैं। बीच में कुछ अल्बेनियंस, बाल्कन से कुछ अल्बेनियंस आकर बस गए थे, लेकिन फिर उन्हें हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको यहाँ से निकाल दिया था। इस तरह की। और दूसरा ये कि भाई जब होटल आपके किस समय फुल रहते हैं, कब बिल्कुल खाली हो जाते हैं, कब बंद हो जाते हैं, होटल में जो कर्मचारी हैं वो स्थानीय हैं कि बाहर हैं। हम बेसिकली ये जानना चाह रहे थे कि आपका जो इकोनॉमी का मॉडल है, छोटे से द्वीप का जो 12-15 किलोमीटर लंबा और 4-6-10 किलोमीटर चौड़ा होगा और इतना बसा हुआ अच्छी सी मार्केट, 2 ही उसमें पैरेलल सड़कें थीं और रहायशी मकान फ्लैट नुमा बहुत बने हुए थे, लेकिन लगभग हर मकान के नीचे दुकान थी। कहीं उसमें कपड़े, कहीं जो ग्रीको रोमन सभ्यता से संबंधित पुरानी चीज़ें और कुछ और आर्टिफैक्ट्स जो थे वो सब वहाँ पर मिल रहे थे। तमाम इस जानकारी के बाद थके थकाए हम लोग वापस आ गए और फिर सेकेंड इनिंग्स में यानी शाम को 4-5 बजे इतना थक गए कि निकलने की हिम्मत नहीं पड़ी। हालांकि रात में और अपने होटल के टेरेस पे हम लोगों ने जाके देखा कि बहुत चहल पहल है, कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी, चर्च के पास एक स्टेज लगा हुआ है उस पे है, लेकिन वो भाषा शायद स्थानीय थी, इंग्लिश भी नहीं थी कि थोड़ा बहुत समझने का प्रयास हम लोग करते। खैर घूमते टहलते फिर वहाँ तक भी गए, थोड़ी देर उस प्रोग्राम को देखा। बहुत से लोग वहाँ पर जो सैलानी लोग थे वो उस प्रोग्राम को देख भी रहे थे। वहाँ से वापस आ गए। अगले दिन फिर उससे पूछा गया जो टूर्स एंड ट्रैवल्स वाला था हम लोगों के साथ
कि भाई अभी तो ख़त्म हो गया, एक ही दिन का था, अब यहाँ क्या किया जाए, और जबकि एक दिन हमें और यहाँ पे रुकना है। तो उसने कहा साहब यहाँ से थोड़ी दूर पर एक उसका घोड़ों का फार्म है जहाँ पर ये घोड़े छोटे वो करते हैं, तैयार करते हैं, ब्रीडिंग करते हैं घोड़ों की, और बहुत अच्छी नस्ल के घोड़े तैयार करते हैं जो अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं। खैर वहाँ भी गए, उसको भी देखा हम लोगों ने, लेकिन कोई ऐसी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं थी कि हम उसको देखते ही जाते या उसमें कोई बहुत सीखने वाली बात है। जो हमारे यहाँ कोई ऐसा फॉर्म तो ले नहीं है, लेकिन आर्मी को जो घोड़े और खच्चर जाते हैं उनके बहुत ढेर सारे ब्रीडिंग फार्म हाउसेज हैं जो हम लोगों ने देखे हुए थे। खैर अगले दिन फिर इसी तरह इधर उधर फक्कड़ों की तरह घूमते रहे, जिसको अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा कहते हैं कि अलग अलग जिज्ञासा से हम लोग कभी इस गली कभी उस गली घूमते रहे, और फिर वहाँ किसी तरह समय काट के, और ऐसा लगा कि ये समय वेस्ट गया, ये समय बर्बाद गया, सिवा ये देखने के कि यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है छोटे छोटे द्वीप समूह की। वो हमारे किसी भी छोटे उत्तर प्रदेश के किसी छोटे कस्बे के बराबर भी वहाँ आबादी नहीं थी। शहर का तो आप छोड़ ही दीजिए, कोई शहर हमारे जो बहुत छोटे से छोटे शहर हैं, आप जैसे आसपास के शहरों में देख लें, पीलीभीत का शहर है, कन्नौज है, उधर हमीरपुर है, इस तरह के जो छोटे छोटे ज़िले हैं उनके छोटे शहर हैं, उनकी जो शहर की आबादी होगी उस आबादी में वहाँ के 15-20 द्वीप समूह के पूरी आबादी होगी, उसको आप समाहित कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ बहुत विशेष जानने को नहीं मिला। सिर्फ एक एक्सपीरियंस वहाँ हुआ कि केवल पर्यटन से एक 10,000 20,000 लोगों की रोजी रोटी सालों साल कैसे चलती है, केवल और पर्यटन के लिए उन्होंने सारी सुविधाएं विकसित की थी, बहुत ही खूबसूरत सड़कें और जो भी सेटअप होता है पर्यटन उद्योग के लिए वो सब बहुत अच्छी तरह से मेंटेन किया था। लोगों का व्यवहार सैलानियों के प्रति बहुत अच्छा था, दुकानदारों का व्यवहार बहुत अच्छा था। आप एक छोटा सा सामान लेने के लिए घंटों आप उनसे सामान निकलवाते रहिए, लेकिन ज़रा सा भी इरिटेशन उनके अंदर नहीं था। हमारे यहाँ आप किसी कपड़े की दुकान पे चले जाएं, एक देखें, दो देखें, तीन देखें, चौथे में वो ज़रूर टोक देगा भाई साहब लेना है कि नहीं लेना है। तो वो इस तरह का कुछ नहीं था, क्योंकि वो जानते हैं कि वही उनका व्यवसाय है, वही उनकी रोजी रोटी है। ग्राहकों के प्रति उनका जो व्यवहार था बहुत ही विनम्र था, और शायद इसी वजह से इस तरह के बहुत जो वहाँ 50 सैकड़ों द्वीप समूह हैं वो पर्यटन से ही अपनी पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं। फाइनली उस रात में भी रुक के अगले दिन हम लोग वहाँ से वापस लौटे कोसोवो जाने के लिए, और पहले से तय था कि हम लोग एथेंस जाएंगे। हमें उस ग्रीको रोमन सभ्यता के बारे में या उसके जो पुरावशेष अक्सर अखबारों में, अक्सर मैगजीन्स में देखने को मिलते हैं, उनको देखने की इच्छा थी, उनको देखने की ललक थी। खैर वो हमें अपने निश्चित स्थान पे उसने उतार दिया। एक पूरा कैंपस है जिसके भीतर वो जो पार्थेनॉन है, थिएटर ऑफ डायोनिसस है, और चर्च ऑफ एपोस्टल है, ये सब एक मेन रोड से एक चहार दीवारी लगी हुई है, उसमें एक मेन गेट है। वो शायद उनके पर्यटन विभाग के कब्जे में है वो, या उनके प्रभार पर है। वहाँ से आपको एक टिकट लेके तब भीतर जाना होता है। वो टिकट लिया गया। बहुत दूरी तक फैला हुआ पहाड़ पर बसा हुआ वो पूरा स्ट्रक्चर है जो छठवीं सेंचुरी BC का बताया गया है। फिर वही हुआ, वहाँ जैसे ही घुसे वैसे पानी की बोतल, कंघी, साबुन, ये सब बेचते हुए आदमी नज़र आए। और इस बार बहुत बड़ी संख्या में ये वहाँ पर जो चढ़ने के स्थान हैं, वहाँ पर बाहर जो आपकी एंट्री का स्थान है, वहाँ पर भीतर भी शायद वो लोग टिकट लेके भीतर इतना सामान लेके बेचने के लिए जाते होंगे, थैला लटकाए हुए, और ये सारे लोग वहाँ थे। फिर हमारे साथी ने उनसे पूछा बांग्लादेशी हो, तो थोड़ा हिचकिचाया वो, तो हिचकिचाने के बाद उसने कहा कि हाँ साहब हम लोग बांग्लादेश से ही हैं। तो फिर उसने कहा लेकिन बाकी लोग पूछते हैं तो तुम अपने आप को भारतीय बताते हो। बोले साहब क्या करें, ऐसे नहीं समझ पाते हैं लोग। और एक के बाद एक हम लोग हर जगह टोकते गए।
कहीं कहीं छूटते ही उन्होंने अपने आप को इंडियन बताया, तब रुक के उनसे पूछा गया। लेकिन संख्या बहुत बड़ी थी। अकेले उस कैंपस में जहाँ पर ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के तमाम बड़ी खंडहर इमारतें थीं और बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की इमारतें थीं। वहाँ के पुरातत्व विभाग ने पिछले 50-60 सालों में वो चीज़ों को निकाल के और उनकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस जिनकी थी, बहुत बड़े बड़े संग्रहालयों में उनको वहाँ पर इकट्ठा करके रखा था। सबसे पहले हम लोग पार्थेनॉन गए, जो वहाँ पार्थेनॉन का मतलब मंदिर होता है, और वहाँ पर ऐसा बताया गया है कि उस समय ग्रीको रोमन सभ्यता के समय वो ईश्वर का स्थान माना जाता था और तमाम उनकी अच्छाई और बुराई के लिए वो ईश्वर वहाँ विराजमान रहते थे। उनको अलग अलग तरह का नाम दिया गया। वहाँ उसको डिस्प्ले करने के लिए, उसके महत्व को, उसके ऐतिहासिक महत्व को डिस्प्ले करने के लिए बहुत बड़े बड़े बोर्ड उसके पार्थेनॉन के बाहर लगे हुए थे, और वहाँ भी विदेशी बहुत बड़ी मात्रा में। लेकिन वहाँ एक डिफरेंस था, वो सिर्फ घूमने वाले लोग नहीं थे, बहुत से लोग उसमें ऐसा था जो अपनी किताबें, कॉपियाँ, कैमरे वो सब ला के अपना सब ज़मीन में एक तौलिया सी बिछा के और उसमें कुछ न कुछ लिख पढ़ रहे थे, कुछ हाथ से ड्राइंग बना रहे थे, कुछ कैलकुलेशन कर रहे थे, और ऐसा हर 15-20 कदम के बाद कोई न कोई कर रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे हिस्ट्री के स्टूडेंट्स हों या कुछ जिज्ञासु लोग हों जो अपनी जिज्ञासा के लिए वो बार बार जाते थे और जो वो बोर्ड लगा हुआ है उसकी फ़ोटो खींच लेते थे और उस फ़ोटो को रीड करते थे, उसमें कौन कौन से वर्ड किस किस समय के दिए हुए हैं। तो वो जो पार्थेनॉन था, जो वो सबसे ऊंचाई पर एक बहुत ही खूबसूरत खंभों पर बनी हुई खंडहर सी इमारत थी, और वो काफ़ी समय से ऐसा लगता है कि उसमें कुछ उसको रिनोवेट करने का काम स्थानीय प्रशासन द्वारा किया जा रहा था। उसमें खंभों में जो मूर्तियाँ थीं और उसमें उनके देवी देवता, क्योंकि बहुत ही उच्छृंखल प्रवृत्ति की मूर्तियाँ नहीं थीं उसमें, शांत स्वभाव की महिलाओं की और पुरुषों की वस्त्र में, और उसी में गढ़ी हुई वो खंभे में ही, जैसे जो वास्तुकला हमारे यहाँ दिखाई पड़ती है दक्षिण भारतीय मंदिरों में, कुछ उस तरह की वास्तुकला, लेकिन वैसी बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल अलग थी, लेकिन पत्थरों को ही उसको तराश के वो बनाया गया था, और बहुत बड़े बड़े पत्थर के स्लैब हैं। या तो वहीं स्थानीय जगह से उन पत्थरों को निकाला गया होगा या नीचे से उनको उठा के लाया गया होगा। और उस पार्थेनॉन के आसपास हमारे ख्याल से 1 किलोमीटर के परिधि में बहुत छोटे इसी तरह के मंदिरनुमा स्ट्रक्चर थे। हम उन्हें मंदिर कह रहे हैं, लेकिन उसमें ज़्यादातर में क्रॉस और कहीं कहीं इस तरह की ऐसा लगता था ये चर्च का हिस्सा है। लेकिन वो चर्च से पहले जो उसमें ईश्वर का कंसेप्ट था ग्रीको रोमन सोसाइटी में, वो था कि वहाँ ईश्वर वास करते हैं। एक वहाँ किस्सा ये भी बताया कि वहाँ पर किसी पक्षी, जो वहाँ स्थानीय पक्षी है, वो जो उसके मंदिर के जो कर्ता धर्ता होते थे, जो पुजारी होते थे, जो तांत्रिक होते थे, मंत्र पढ़ने वाले होते थे, या जो लोगों को दिशा निर्देश देते थे उस पीरियड में, 6th सेंचुरी BC की बात बता रहा हूँ, वो पक्षियों के उड़ने की, जैसे कोई पक्षी आके बैठा उस पे पार्थेनॉन पे या उसके आसपास की किसी जगह पे, और वो अचानक उड़ा और पूरब की तरफ चला गया, या अचानक उड़ा वो पश्चिम की तरफ चला गया, दोनों पंख उसने फैलाए और फिर बिना पंखों को चलाए हुए नीचे कहीं जाकर बैठ गया। तो वहाँ गाइड था या जो बताने वाला था, ऑफिशियल आदमी था, उसने कहा साहब उस ज़माने में इसको देख के ये बताया जाता था कि हमारा राजा जो फ़लाँ प्रोग्राम में या फ़लाँ जगह फ़तह करने गया है वो जीतेगा कि हारेगा। दूसरा वो ये बताता था कि हमारे यहाँ जो आप सवाल पूछें, जैसे वहाँ पर जनता इकट्ठा होती थी और वो कहती थी कि साहब ये महामारी हमारे यहाँ फैली हुई है, या ये बीमारी हमारे यहाँ है, हमारे गांव में या हमारे इलाके में ये फैली हुई है, ये कब ठीक होगी या क्या इसका निदान है। तो वो जो उसके संचालक थे उस मंदिर के, जो भी मठाधीश रहते होंगे, वो वहाँ बैठते थे, पूजा की मुद्रा में बैठते थे, तंत्र मंत्र। ऐसे पुजारी हमारे यहाँ बहुत मिलेंगे।
चौराहे चौराहे मिलेंगे। तमाम तो रेलवे लाइन की बोगियों में अपने स्टिकर भी लगाए रहते हैं। संभवतः ये जो मैं सोच पा रहा हूँ, ये उसी तरह के कोई पुजारी होंगे जो उसी पक्षी के आने का इंतज़ार करते हैं। जैसे ही पक्षी आ जाता था, लोग श्रद्धावनत होते थे कि अब आ गया है, अब हमारी समस्या या हमारे प्रश्न का निदान हो जाएगा। फिर वो पक्षी अचानक टेक ऑफ करता था, और अगर वो पूरब की दिशा में गया तो दूसरा मामला, पश्चिम में गया तो दूसरा मामला, दक्षिण में गया तो दूसरी बात। तो वो उसको इंटरप्रेट करके बताते थे कि आप जाइए, आपकी सवाल का ये जवाब है। बहुत दिनों तक ऐसा चला। फिर इसका अपभ्रंश भी हो गया, वहाँ कुछ बलि जैसी बातें भी होने लगीं, ऐसा बताया गया। बट वो कोई शासक का या किसी राजा का वो मंदिर नहीं था। वो उनका ये कहना था कि वहाँ पर उस समय ईश्वर बसते थे। उससे आप नीचे उतरेंगे तो थिएटर ऑफ डायोनिसस है। बहुत बड़ा थिएटर है। जैसे हमारे यहाँ वर्तमान समय के स्टेडियम हैं क्रिकेट के, कि बहुत दूर दूर तक सीढ़ियाँ उसमें बनी हुई हैं। वो भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ही बताया गया। जो वहाँ पर जो बोर्ड वहाँ के पुरातत्व विभाग के या सरकार के लगे हुए थे, बहुत बड़े बड़े बोर्ड हैं, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है। उनका समझना तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैंने सारे बोर्ड्स जितने वहाँ पर देखे थे, सबकी फ़ोटोग्राफ ले ली थी, जो हमारे पास उपलब्ध है, मौजूद है। और जितना मैं उससे समझ पा रहा था कि वो बहुत बड़ा एक थिएटर था। उनका ये कहना था कि डायोनिसस का मतलब ही होता है कि हम फ्री हों, हम खुले में। और बेसिकली वो फसलों की फर्टिलिटी, फसलों जो फसल उन्होंने उगाई है या जो उनके यहाँ क्रॉप होने वाली है, उनकी फर्टिलिटी बढ़े, उसमें बीज, उसमें अनाज ज़्यादा निकले। ये उससे रिलेटेड वहाँ पर उस ज़माने में प्ले हुआ करते होंगे, या कोई पब्लिक जो इस तरह का जादू मंत्र टोना या ईश्वर में आस्था रखने वालों का जो भी शो होता रहा होगा, वो किया जाता होगा, जिसको पूरे राज्य की पब्लिक या जिनको बुलाया जाता होगा या जिनका ये सवाल होता होगा, वो वहाँ इकट्ठा होते थे। लेकिन वर्तमान के ओपन एयर थिएटर की तरह वो उस ज़माने में था, पर्पज़ उसका चाहे जो रहा हो। लेकिन उसका जो आर्किटेक्चर है वो आप देखेंगे, आप देखते ही रह जाएंगे कि अर्ध गोलाकार स्ट्रक्चर, गोले के आधे भाग में पूरी की पूरी सीढ़ियाँ जिसमें लोग इत्मीनान से बैठ सकते हैं। हम लोगों ने वहाँ, हम सभी लोगों ने बैठ के चेक किया कि आप ये बताइए, जैसे सिनेमा हॉल में आगे वाला अगर थोड़ा ऊंचाई पीछे खिसक के बैठे तो पीछे वाले को स्क्रीन दिखाई नहीं पड़ती और रिक्वेस्ट करनी पड़ती कि भाई साहब थोड़ा सिर नीचे कर लीजिए। क्या इसमें बैठने के बाद ऐसा संभव है कि पीछे वाले को, जो सामने मेन स्टेज बना हुआ है, उसको देखने में कोई दिक्कत हो? हम लोगों ने सब ने अलग अलग रो की, वो जो पत्थर की सिंगल पीस पत्थरों की जो सीट बनी हुई थी, उसमें बैठ के देखा कि एक आदमी के बैठने से, वो किसी भी तरह बैठे, और अगर वो अपनी जगह पे खड़ा भी हो जाए तो पीछे वाले को सामने स्टेज पर क्या हो रहा है उसको देखने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतनी खूबसूरत और इतनी साइंटिफिक तरीके से बनाया हुआ वो ओपन एयर थिएटर था। उसके आने जाने के रास्ते पीछे जो कलाकारों के लिए जो ड्रेसिंग रूम जैसा बनाया जाता है, वो भी था। हालांकि उसकी छत सबकी गिर गई थी और थोड़ा डिफरेंट टाइप का लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये कलाकारों के रहने के लिए, या जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस शो में, हो सकता है वो कोई बड़े पुजारी हों या कोई गणमान्य व्यक्ति हों, उनके लिए ये रूम वैसा बनाया हुआ है। जिनकी हिस्ट्री में जिनका दखल है या जो हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं, वो ज़रूर इसके बारे में जानते होंगे। गूगल पे वैसे इसके बारे में बहुत विस्तार से है। मैंने उस समय ज़रूर गूगल में जानने की कोशिश की थी कौतूहलवश, लेकिन उसके बाद मुझे एग्जैक्ट इसके बारे में नहीं पता है। जितना मैं वहाँ एज ए टूरिस्ट नॉन हिस्ट्री पर्सन, जितना मैं वहाँ समझ पाया, जितना मैं जान पाया, वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके आगे फिर एक चर्च ऑफ एपोस्टल था वहाँ। चर्च ऑफ
एपोस्टल बताते हैं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस का, जो कि कॉन्स्टेंटिनोपल के चर्च हुआ करते थे उस ज़माने में, उस पूरे इलाके में, उस सभ्यता में, बहुत पुरानी सभ्यता है। तो चर्च ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ये वो देखने गया। उसी के आसपास कुछ ऐसा था जैसा लग रहा था कि लोग यहाँ पर उस ज़माने के राजा महाराजा, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर थे, बड़े बैठने के स्थान थे और थोड़ा ऊंचाई पे थे, कि वहाँ पर या तो प्रवचन जैसी कोई बात होती रही होगी, या फिर वहाँ कोई लीडर उनका या कोई समाज का बड़ा आदमी आकर लोगों को संबोधित करता था। एक लिमिटेड संख्या रहती होगी, और उसके आसपास तमाम जो चर्च से संबंधित जानकारियां हैं वो भी थीं, और तमाम उसके पत्थर संजो के रखे गए थे। कुछ पोशाकें भी उसके पास जो म्यूज़ियम है उसमें इकट्ठा करके, बहुत पुरानी पुरानी पोशाकें, कम से कम 500-500 हज़ार साल पुरानी, और मेटल यानी लोहे की और अलग अलग धातु की बनी हुई पोशाकें, वो भी वहाँ पर सजा के रखी गई हैं। और तत्समय जो राजा रहे होंगे उनका पीरियड लिखा हुआ है कि इस पीरियड में इस तरह की पोशाक यहाँ के सैनिक पहनते थे या यहाँ के पहरेदार पहनते थे। तो इस तरह से ये वहाँ पर बहुत प्राचीन महत्व की, ऐतिहासिक महत्व की चीज़ें देखी, जो आज भी मेरे दिमाग में तरोताज़ा रहती हैं। जब कभी भी उनकी फ़ोटोग्राफ कभी नेट पर देखता हूँ तो सब एकदम ताज़ा हो जाता है। किधर से हम लोग चढ़े थे, कहाँ से जाके हम लोगों ने देखा था, हमने जो फ़ोटोग्राफ खींची थी, जो मैंने आपको फेसबुक का अपना लिंक शेयर किया है, आप उस पे जाएंगे, उसमें देखिएगा एक एल्बम्स के कॉलम में मेमोरी ऑफ एथेंस करके 10-12-15 फ़ोटोग्राफ्स उसमें हैं, आप उसमें देखिएगा, कितना देखने में सुंदर लगता है। तो वो देखते ही मुझे अंदाज़ लगता है कि भाई मैं किस जगह पे खड़ा होगी फ़ोटोग्राफ मैंने खींचा है, कितनी गहराई रही होगी, कितनी देर तक हम लोग वहाँ बैठे थे। और इस पूरे परिसर को घूमने के बाद जब नीचे उतरे थे, फाइनली अपनी गाड़ी पर बैठे थे, तो आपको यकीन दिलाएं एक भी कदम चलने की हिम्मत नहीं बची थी। इतने बड़े एरिया में ये पुरातत्व महत्व की चीज़ें, पुरातात्विक महत्व की चीज़ें वहाँ फैली हुई थी। आज बस इतना ही, कल फिर हम वापस कोसोवो पहुंचकर वहाँ की कुछ और बातें आपको बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।